ओके, हाय एवरीवन। कल हम लोगों ने एक सर्कल की बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है। जैसे कल अपन ने सबसे पहले, मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस टॉपिक में। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। आप चाहो तो इसकी इक्वेशन बार बार खुद से भी डिराइव कर सकते हो, बट उतना टाइम अपने पास है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे z को मैंने क्या कर रखा है, येलो मार्क कर रखा है ना, हाईलाइट कर रखा है z z, और इधर z बार, बाकी z1 z2 और z1 z2। दिख रहा है आपको? नहीं दिखा? अरे यार, देखो फिर से इरेजर को ट्रैक करो। हाँ, z z, z बार। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो z1 z2 और फिर उल्टा z1 z2। सेम चीज इधर भी, z1 z2 बार, इस तरफ बार आएगा, और z1 z2 बार। क्या आप आंख बंद करके उसको लिख पाओगे फटाफट? बिल्कुल लिख देंगे ना। आपको याद करना है कब, जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट अपने को गिवन है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू राइट, आप कैसे लिखोगे, z z, z बार और z बार, ठीक है। तो माइनस z1 माइनस z2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर भी माइनस z1 माइनस z2। अब उल्टा करना है अपने को, माइनस z1 उल्टा और माइनस z2। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस z1 माइनस z2। अब देखो यार, एक बात तो है, यहाँ पर जो भी सारी चीज आएगी सब में बार आएगा, ठीक है। तो बार तो आप बाय डिफॉल्ट लगा दो। इफ यू कांट रिमेंबर द इक्वेशन, यू शुड रिमेंबर इट दिस वे। अब ये जो खाली जगह छोड़ी सर, उसमें क्या आएगा, उसमें z3 आएगा, ठीक है। z3 बोला क्या था कि इधर बार लगाना है, तो इधर बार लगा दिया। ये एक तरीका हो गया इसको याद करने का, ठीक है। इसी में अगर आप z की जगह, सुनना ध्यान से, ये जो z है ना, इसकी जगह आप z4 रख दोगे, तो यू विल गेट द कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक। 4 पॉइंट को कॉन्साइक्लिक करने की कंडीशन आपको यहीं से मिलती है। यहाँ पर बस आपको z की जगह z4 रखने का है। z4 रखोगे तो यू विल गेट द कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक, ठीक है। ओके, मैंने आपको डीपीपी नंबर 4 दिया था, बट फिर लास्ट में मैंने आपको 6 करने को बोला था, है ना, टू मेक दैट चेंज। फिर डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल जो था वो अपन ने देखा था। सर्कल के कितने फॉर्म देख लिए मैंने, देखो 1, 3 पॉइंट्स, 2, 4 पॉइंट्स, मतलब 4 पॉइंट्स वाला सर्कल, ठीक है। फिर ऊपर जाते हैं, ये तीसरा फॉर्म ऑफ सर्कल था 2 पॉइंट्स वाला। z1 और z2 गिवन है, तो इसको थोड़ा अपने को खुद की मेहनत से याद करना पड़ेगा। देखो z माइनस z1, z बार माइनस z2 बार, ठीक है। इस बार इस पे बार नहीं था, तो अगले बार इस पे बार आएगा, और यहाँ पे बार था तो अब नहीं आएगा। ऑल्टरनेट बार है यार, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बट हाँ, यू कैन फिगर आउट पैटर्न्स। तो दिख रहा है आपको, 2 ही पॉइंट्स हैं यहाँ पे, z1 और z2। तो क्या आया अपने पास, z माइनस z1, और यहाँ पे z बार माइनस, सॉरी इधर से देखो, z माइनस z1 और z माइनस z2 होल बार। आप या तो इसको इंडिविजुअल बार बोलो या होल बार बोलो, फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि अपन ने अल्टीमेटली बार को ब्रेक ही करना है, ठीक है। तो एक बार विदाउट बार, एक बार विद बार, फिर इसी चीज में आपको बार का बार इधर दे देना है, बस। तो अब इधर बार आ जाएगा और इधर बार नहीं आएगा, ऑल्टरनेट बार लगा देंगे अपन। आई होप ये भी समझ में आ गया, 2 पॉइंट भी आ गया अपन। फिर इक्वेशन ऑफ आर्क, इक्वेशन ऑफ आर्क बहुत ज्यादा आसान होती है ना। कल ये वाला आपने बना लिया होगा जो मैंने आपको सेकंड करने को दिया था, ठीक है। इक्वेशन ऑफ आर्क कैसे लिखते हैं अपन, बिल्कुल आपको z पॉइंट ऐसा इमेजिन करना है कि ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है सर्कल पे या आर्क पे। कैसे मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है आर्क पे, आर्क पे मूव कर रहा है, और कहाँ चला जाता है बार बार, आर्क पे मूव कर रहा है, और इसका जो z1 और z2 के साथ वेक्टर बन रहा है, उन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हमेशा अल्फा रहेगा। तो बस वही चीज लिखना है आपको, ठीक है, वही चीज लिखना है आपको। देखो z2 माइनस जेड वेक्टर और z1 माइनस जेड वेक्टर, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, अल्फा रहेगा। यहाँ मैंने π/6 जरूर लिख दिया था, बट शुड हैव बीन अल्फा, ठीक है, यहाँ अल्फा होना चाहिए था। चलिए, आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया होगा सब कुछ। फिर हमने ये वाली इक्वेशन समझी थी, इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल और इक्वेशन ऑफ सर्कल विद 2 पॉइंट्स में कंफ्यूजन होता है अपने को, क्योंकि प्रूफ में वो दोबारा आती है। यहाँ पर आपको यही देखना है कि z2 माइनस जेड का मतलब क्या होता है। देखो इधर प्लीज हर कोई, z2 माइनस जेड का मतलब ये होता है
कि ऐसा वेक्टर है जो Z2 की तरफ एरो बना रहा है और Z से स्टार्ट हो रहा है ना। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये Z2 माइनस Z वेक्टर Z2 पर एरो था, ठीक है ना, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अभी यार इतना अपन समझ चुके हैं इतना चीज। तो ये कल का पूरा लेक्चर था। क्या क्या पढ़ा था अपन ने? हम लोगों ने सबसे पहले सेमी सर्कल पढ़ा था विद 2 डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आर्क पढ़ा था, मेजर आर्क माइनर आर्क भी पता है अपने को। ये वाला अल्फा अगर एक्यूट हुआ तो मेजर आर्क होगा, ऑब्ट्यूज हुआ तो माइनर होगा। फिर एक क्वेश्चन किया था हमने, इट वाज वेरी इजी, ठीक है। फिर ये दो एग्जांपल्स दिए थे मैंने आपको डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल्स में, आप देखोगे तो ये Z1 Z2 था। फिर 3 पॉइंट ऑफ सर्कल, देखो 2 पॉइंट यहाँ पे पता होते हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट, 3 पॉइंट यहाँ पे पता होते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, वो ये वाली इक्वेशन है। और 4 पॉइंट वाली इक्वेशन भी सेम है, बस आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर Z4 रख देना है, ठीक है। एंड दिस इज प्योरली रियल। तो ये कल का लेक्चर था, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी इसमें, बट अगर आपको याद रहता है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन जरूर कर लोगे, ठीक है ना। हाँ हमारा बोलो मुझे। सर वो जो कल क्वेश्चन दिया था ना, ड्रॉ द आर्क्स वाले में, उसका सेकंड क्वेश्चन बताओ ना। ये वाला जो आपके सामने होगा अभी ना, हाँ ठीक है, देखते हैं। देखो इसमें आपको आर्क बनाना था, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, वो क्या बनाया था मैंने कि 3 आयोटा और 2 इन दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ आर्क है, ठीक है। एक मिनट रुक जाना, इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन करने का मुझे। समझो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें फर्क ये होता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। समझ रहे, ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट माइनस नीचे वाले का आर्ग्यूमेंट, दोनों के आर्ग्यूमेंट में π/4 का फर्क है। तो है ना, हमेशा समझा करो आप कि आपका जो आर्क बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि पॉइंट Z का जो ऊपर वाले पॉइंट से बनेगा एंगल और जो नीचे वाले पॉइंट से एंगल बनेगा, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस 45 डिग्री दे रखा है, मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री आएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब इधर इस वाले का बनाते हैं अपन। ऊपर वाला पॉइंट क्या है 2 और नीचे वाला पॉइंट क्या है 3 आयोटा, ओके। तो डिफरेंस देखो एक बार, है ना, देखो डिफरेंस कैसे देखेंगे। ऊपर वाला जो भी वेक्टर होगा उसका आर्ग्यूमेंट बड़ा होगा और नीचे वाले का आर्ग्यूमेंट जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो Z माइनस 3i ये वाला जो वेक्टर है रेड वाला, और दूसरे वाले को मैं जानबूझ के थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ उसका, है ना, ताकि अपन समझ सकें। ये ग्रीन वाला, दो वेक्टर है अपने पास, जो ऊपर लिखा है डेफिनेटली वो बड़ा वाला आर्ग्यूमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे आंसर प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम लोगों ने ऐसे देखा था ना, ये जो रेड वाला था इसका आर्ग्यूमेंट बड़ा आ रहा है और ग्रीन वाले का छोटा आ रहा है, दिख भी रहा है ना। मेरे को पता है आप लोगों को दिक्कत जाएगी देखने में, लेकिन ना आँख खोल के देखोगे तो दिख जाएगा। ये देखो ये एक्स एक्सिस है, थोड़ा ढंग से नहीं बना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस जो है ना इसी को मैं नीचे बना रहा हूँ, और उस एक्स एक्सिस में ग्रीन वाला जो वेक्टर है वो ऐसा है, और सॉरी रेड वाला, और ग्रीन वाला वेक्टर ऐसा है। तो देखो एक्स एक्सिस के साथ किसका एंगल बड़ा बन रहा है, ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है, तभी अपना आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो ऊपर वाला वेक्टर होगा वो बड़ा होना चाहिए। देखते कोशिश करते, सबसे पहले एंड पॉइंट्स ढूंढो आर्क के एंड पॉइंट्स अगर अपन ढूंढेंगे तो देखिए Z माइनस 2 मतलब 2 क्या होता है, 2 क्या होता है 2 प्लस 0 आयोटा, मतलब 2,0, तो ये रहा 2,0। नीचे क्या है Z माइनस 3 आयोटा, ठीक है, माइनस 3 आयोटा मत ले लेना, सिर्फ 3 आयोटा है। 3 आयोटा मतलब क्या होता है 0 प्लस 3 आयोटा, 0 प्लस 3 आयोटा मतलब पॉइंट वाइज 0,3, मतलब ये वाला पॉइंट 0,3, ये है आपका आर्क, ठीक है। आर्क के एंड पॉइंट, तो अब आर्क या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है ना यार। ऐसा सोचो इन दोनों पॉइंट से सर्कल बनेगा, अब या तो ऐसा पॉइंट होगा या तो होगा वैसा होगा,
तो सोचो खुद से, एक पॉइंट ले लेते हैं z, है ना। मैं अगर नीचे वाला लेता हूँ आर्क, मान लो नीचे वाला पॉइंट लिया मैंने, तो ये वाला वेक्टर जो है इसका आर्ग्यूमेंट बड़ा है या फिर ये डॉटेड वाला जो वेक्टर है उसका आर्ग्यूमेंट बड़ा है? ऑब्वियसली ऊपर वाले का बड़ा आर्ग्यूमेंट है, वो अपने को दिख रहा है। ये देखो ना, ये एंगल बड़ा है, और इसको थोड़ा सा और एक्सट्रापोलेट करोगे तो आपको ये एंगल दिख जाएगा। एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला एंगल जो है वो बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है। तो हमने चेक करा कि z माइनस, ये कौन सा वेक्टर होगा, ये z माइनस 3 आयोटा। अबे ये 0,3 के साथ अटैच्ड है ना, तो z माइनस 3 आयोटा। ओ, बड़े दुख की बात है कि ये नीचे आ रहा है, बड़ा आर्ग्यूमेंट ऊपर आना चाहिए। तो बड़ा आर्ग्यूमेंट ऊपर आना चाहिए, मतलब ये वाला आर्क नहीं होगा, इस वाले आर्क में सब उल्टा हो जाएगा। इस वाले आर्क में जो z माइनस 3 आयोटा है उसका आर्ग्यूमेंट बड़ा आ जाएगा, तो डेफिनेटली ये वाला आर्क रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला आर्क में भी मेजर आर्क में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एंगल एक्यूट है, मैं जानबूझ के मेजर आर्क बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं ऐसा माइनर आर्क बनाता। तो मेजर आर्क मैंने बनाया यहाँ तक, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन। अब यहाँ पर z ले लो आप, ठीक है। ये वाला वेक्टर रेड वाला और ये वाला वेक्टर ग्रीन वाला, ठीक है। किसका आर्ग्यूमेंट बड़ा है, सोच कर देखो। आर्ग्यूमेंट बड़ा है रेड वाले का, ठीक है। सॉरी z माइनस 2 है, हाँ ठीक है ना, रेड वाले का आर्ग्यूमेंट बड़ा है। मतलब आप बस ये देखो, मैं आपको है ना इसका एक ट्रिक बताता हूँ उनको। इसका ट्रिक है ना, आप ऐसे देखो कि, एक मिनट मेरे को भी एक छोटी सी चीज सोच लेना दो, अदरवाइज क्या उल्टा हो जाता है जरा से। क्योंकि मैं बार बार अभी आर्ग्यूमेंट ड्रॉ करके बताऊंगा ना तो हो तो जाएगा उससे, लेकिन हर बार का झिकझिक रहेगा ना कि अपन चेक करके देखें। तो उससे बचने के लिए आप ऐसा देखो कि 2 और 3 है ना, 3 ऊपर था पहले, तो अपन 2 से 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। +π/4 है ना, +π/4 मतलब क्या होता है, प्लस डायरेक्शन ये होता है ना बच्चों, ये वाला डायरेक्शन होता है प्लस। तो हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, 2 z माइनस 2 से प्लस की तरफ जा रहे हैं, z माइनस 3 की तरफ, ओके ठीक है। देखो नीचे वाला वेक्टर जो होता है ना, यहाँ पर देख लो, नीचे वाला वेक्टर जो है उससे ऊपर वाले वेक्टर की तरफ एंगल का डायरेक्शन बताओ। तो नीचे वाला वेक्टर क्या है, ये वाला रेड वाला, ये जो रेड वाला है ना, ये नीचे वाला वेक्टर है, इससे एंगल ऊपर की तरफ ले जाओ। तो ये वाला डायरेक्शन जो आया, ये वाला पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दिस इज नेगेटिव, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। नीचे वाला ग्रीन है, नीचे वाला ग्रीन है, z माइनस 3 आयोटा, ये ग्रीन वाला है। नीचे वाले से ऊपर वाले की तरफ डायरेक्शन बनाओ, ये डायरेक्शन मैंने बनाया, ठीक है। आपका डायरेक्शन पॉजिटिव आना चाहिए था, आ भी रहा है, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब आपका फिगर सही है, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। मैंने क्या बताया उसको एक बार लिख लो, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है आपको, एरो बस। तो मेरे पास देखो हमेशा 2 आर्क बनेंगे, इन दोनों ही केसेस में आई हैव 2 पॉइंट्स, एक 2,0, एक 0,3। अभी रुक जाओ, मैं आपको फाइनलाइज करके बता देता हूँ, है ना, क्योंकि मैं आपको वैसा नहीं समझाना चाहता हूँ कि आप लोग बार बार कंफ्यूज हो। तो ये वाला तरीका अपना जो रहेगा ये शॉर्टेस्ट तरीका रहेगा। तो मेरे पास 2 ही आर्क बन सकते हैं, कितने आर्क बन सकते हैं, 2, या तो ये वाला आर्क बनेगा पिंक वाला, या तो ये ग्रीन वाला आर्क बनेगा। ऐसे ग्रीन करके बना देता हूँ मैं, सेम 2 पॉइंट्स वी हैव, दिस 2,0 एंड 0,3, ठीक है। दोनों मेजर आर्क ही है। अब अपने को कंफ्यूजन ये होगा कि सर बस इतनी सी बात है कि आर्क ऐसा होगा या ऐसा होगा, कुछ मत करो, नीचे से ऊपर की तरफ एंगल स्विंग कर दो, ठीक है। एक z ले लो, ये वेक्टर नंबर 1 बन गया। 2 से एसोसिएटेड वेक्टर, मैं ऊपर वाला फर्स्ट वाला पहले बता रहा हूँ ना, 2 से एसोसिएटेड वेक्टर नीचे वाला,
और 3 से एसोसिएटेड वेक्टर ये वाला ऊपर वाला है। तो नीचे से ऊपर की तरफ एंगल को आप घुमा दो, नीचे से ऊपर की तरफ एंगल को घुमाओगे तो आपके पास ये वाला एंगल आएगा। ये पॉजिटिव एंगल है या नेगेटिव एंगल है? नीचे से ऊपर की तरफ घुमाओगे तो ये नेगेटिव एंगल है ना, दिख रहा है आपको? ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए था बट नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला गलत, बस मतलब दूसरा वाला आर्क सही है। ये फर्स्ट वाले का केस है, ठीक है। तो आप बना के देख लो। अब इसके बाद ऑब्वियसली अगर फर्स्ट वाले के लिए वाला आर्क है तो सेकंड वाले के लिए पिंक वाला आर्क होगा, ठीक है। नॉट पिंक वाला, ये रेड वाला होगा, है ना। चलो एक चीज तो अपन ने देख ली है, अनवांटेड फिगर्स में मिटा रहा हूँ। तो आप है ना यहाँ लिखिए स्विंग फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, ठीक है। अगर पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव गिवन है, जैसे गिवन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आना चाहिए, बस, तो आपका फिगर सही है। ऐसे आप सोच लो हमेशा, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। और सेकंड वाले का फिगर ये वाला बनेगा, ये वाला करके देख लेते हैं अपन। ये नीचे वाला क्या है? 3 आयोटा वाला, दैट इज ग्रीन वाला। ऊपर वाला 2 वाला है, तो ग्रीन से अपन रेड की तरफ स्विंग करेंगे तो अपना जो एंगल आ रहा है वो ये ऐसा आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव एंगल, ठीक है। तो मतलब आपका आंसर ये वाला जो है पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला आर्क सही है। अभी मैं आपको एक टेस्ट दे देता हूँ छोटा सा, ठीक है। अभी के अभी अपने को सारा कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। चलो अगर मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, सेम जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसको मैं थर्ड बनाकर ऐसे दे देता हूँ। देखना आप है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 अपॉन z-3i, और मान लो इसका आंसर -π/4 आ जाता है। अभी क्या था? यहाँ पे +π/4 था, बट मैंने इसको माइनस कर दिया। तो एक बार में देखना है ना, अभी अपना ट्रिक क्लियर है, तो अपने को एक बार में समझ में आ सकता है। ऊपर वाला पॉइंट क्या है? 2 मतलब क्या होता है? 2,0। नीचे वाला पॉइंट क्या है? 3 आयोटा मतलब 0,3, ठीक है। आर्क बनेगा, मेरे दिमाग में 2 आर्क बन रहे हैं, एक ब्लैक वाला आर्क बन रहा है, ठीक है, और एक बन रहा है ये रेड वाला आर्क, ठीक है। क्या आप लोग मुझे बताना चाहोगे कि कौन सा आर्क इस केस में सही आएगा? इन दोनों में से कोई एक अपना आंसर है, तो चेक करके देख लेते हैं। नीचे वाला वेक्टर बना दो आप। नीचे वाला वेक्टर 3 से एसोसिएटेड है ना, ये नीचे वाला, और ऊपर वाला 2 से एसोसिएटेड है, तो ऊपर वाला डॉटेड कर दिया। नीचे से ऊपर घुमाया तो आंसर मेरा जो आ रहा है वो पॉजिटिव आना चाहिए। मैं पॉजिटिव आ रहा है लेकिन आना नेगेटिव था, तो ऊपर वाला गलत है, मतलब रेड वाला आर्क सही है, खत्म। नीचे वाला आ जाएगा, है ना। तो देखो मैंने ये तो समझा दिया, बट मेरा रियल कंसर्न है कि आप इसको भूल जाओगे ना, तो थोड़ा ध्यान रखो। ये नीचे से ऐसे ऐसे कर लियो, नीचे से ऊपर स्विंग करो, और साइन जो है आपका जो गिवन है वैसे मैच कर जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करने को आपको नहीं पूछेगा, आपको हमेशा एंड पॉइंट पूछेगा, तो आपको वहां पे परेशान नहीं होना है। मैंने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, बट कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा है कि आर्क को ड्रॉ करके बताओ, मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है। बट फिर भी हमने वो चीज़ आज थोड़ा सा क्रैक कर लिया, मेरे दिमाग में आ भी गया, आप में से किसी ने पूछ भी लिया था, तो ठीक है। नीचे वाला आर्क सही है, ऊपर वाला आर्क गलत है फॉर दिस थर्ड वन। इज दैट ओके? कर लोगे आप, है ना, आराम से नीचे से ऊपर स्विंग कर लिया करो, और आपको साइन हमेशा जो गिवन है वही मिलना चाहिए। लिख लो इसको हिंदी में, नीचे से ऊपर स्विंग करो, जो गिवन साइन है वही मिलना चाहिए। चलो मैं आता हूँ डायरेक्टली अब लाइन पे। कल का लेक्चर मुश्किल था, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, और आज का लेक्चर जो है वो भी कंपैरेटिवली थोड़ा टफ है। बस मेरे ख्याल से आज अपना लास्ट टफेस्ट डे है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बाद फिर मक्खन 3 लेक्चर खत्म, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, बच्चों वाले खेल है उससे। स्टार्ट करते हैं अपन लाइन पे। तो जो आपको दिख रहा है मेरे साथ साथ लिखते भी जाना है ना, स्क्रीन जितने टाइम तक अपने को दिख रही है प्लीज आप लिखते भी जाना। बाई चांस अगर आप नहीं लिख पाते हो मेरे को बता देना। लाइन के बारे में समझते हैं। अब देखो यार, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। लाइन हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया। पैराबोला खैर इसमें नहीं है, हाइपरबोला है और एलिप्स है, ठीक है।
आ जाइए इधर, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। लाइन के दो फॉर्म होते हैं, एक नॉन पैरामेट्रिक है तो मतलब पैरामेट्रिक भी होगा, फिर तो होगा बिल्कुल। तो अगला वाला जो आएगा वो पैरामेट्रिक फॉर्म आएगा, उसको अपन देखेंगे। क्या सर बहुत डिफिकल्ट है? नहीं बहुत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत जाएगी। सबसे पहले देखिए कि दो पॉइंट है अपने पास, ए और बी, लिखा नीचे सबको, ए और बी दो पॉइंट्स है मेरे पास। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आप ऐसे लिखते हो, ऐसे, ठीक है। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो। सबसे पहली बात सर ये कहाँ से आया, बताता हूँ, पहले लिख दो ना, ऐसा होता है। फैक्ट लिखो आप, फिर मैं प्रूफ बताऊंगा उसका। nth रूट ऑफ यूनिट टी। काफी बड़ा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैंने आपको बोला भी था कि इसमें अपने को कल से अपने को पूरा डिस्कशन पार्ट जो है वो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। आपके सामने स्क्रीन में जो भी दिख रहा है अभी आप उसको लिखो, मैंने अभी तक उसमें कुछ भी समझाया नहीं है आपको, ठीक है। कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा है मैंने आपको, बस बताया है कि ऐसा होता है। ऐसा कहाँ से होता है मैंने आपको नहीं बताया। अब आप लोग मेरे को बताओगे कि सर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। कोई एक कंडीशन बताओ मेरे को बस। ये Z1, Z2 और Z3, Z3 मतलब Z तो अपना जनरल पॉइंट है जो मूव कर रहा है लाइन पे। क्या कंडीशन लगा दूं मैं ऐसा कि मेरे को मजा आ जाए? स्लोप। स्लोप साउंड्स गुड। स्लोप को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में क्या बोलते हैं? यहाँ स्लोप थोड़ी नहीं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं ना। स्लोप मतलब क्या? इंक्लिनेशन है यार, इंक्लिनेशन। तो बेसिकली विल डील विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे दो वेक्टर पकड़ने हैं, उनका आर्ग्यूमेंट लिख देना है। इतना आसान है क्या सर? हाँ इतना ही आसान है, सच में इतना आसान है, ठीक है। तो आई होप अपन इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो वेक्टर दिख रहे हैं, ए बी, और ये वाला वेक्टर है ए बी और दूसरा वेक्टर है बी पी, दिख रहा है, ए बी और बी पी। तो जो ए बी वेक्टर है ना, ये वाला जो ए बी वेक्टर है, इसका आर्ग्यूमेंट, और जो बी पी वेक्टर, सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन, ये जो बी पी वेक्टर है इसका आर्ग्यूमेंट, दोनों का आर्ग्यूमेंट ना बराबर होगा। तो खत्म करते लिख के, आर्ग्यूमेंट ऑफ बी पी वेक्टर, पहले ए बी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ बी पी वेक्टर, ठीक है। ए बी वेक्टर का आर्ग्यूमेंट बताइए क्या आ जाएगा? ए बी वेक्टर का आर्ग्यूमेंट मतलब वेक्टर ए बी तो लिखो आप पहले। वेक्टर कैसे लिखते हैं? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। आसान है ना, काफी आसान है। फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा? Z2, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा Z1। दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ बीपी वेक्टर। बीपी वेक्टर कैसे लिखोगे आप? फाइनल पॉइंट मतलब P पॉइंट माइनस Z2, सॉरी Z माइनस Z2। इज दैट ओके? यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? ये वाला आर्ग्यूमेंट खींच के LHS में लेंगे, तो we will have argument of Z2 minus Z1 minus argument of Z minus Z2, this is equal to 0। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या कहती है आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी? कि Z2 minus Z1 अपॉन Z minus Z1, ये ऐसे आ जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट 0 है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 कब होता है? हाँ, जब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, है ना, तभी आर्ग्यूमेंट उसका 0 होगा, मतलब वो प्योरली रियल, implies दिस इज प्योरली रियल, ये चीज प्योरली रियल है। और मेरे को पता है कोई भी क्वांटिटी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो उसका कॉन्जुगेट और वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे आर इक्वल, तो z नॉट इज इक्वल टू z नॉट का कॉन्जुगेट हो जाएगा। बस वो अप्लाई कर देंगे, अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। सर इतना इक्वेशन कैसे याद रखेंगे? बहुत दिक्कत जा रही है कॉम्प्लेक्स नंबर में, पता है मुझे। जब भी ऐसे टॉपिक आते हैं ना तो दिक्कत जाना बहुत नॉर्मल है। तो आप अभी है ना, सबसे बेस्ट काम जो कर सकते हो वो ये है कि लेक्चर समझ लो, कि आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, तो फिर याद करना सेकेंडरी है ना, वो धीरे धीरे अपन कर लेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये रहा उसका आर्ग्यूमेंट RHS में, प्लीज राइट इट डाउन। ये रहा कॉम्प्लेक्स, डिनोमिनेटर Z2 होगा यार यहाँ Z2 होगा क्या? Z minus Z1
Z2 minus Z1 Z minus Z2, ठीक है। सर तो फिर आपने शायद जो ऊपर लिखाया था ना उसमें भी Z1 ही लिखा था डिनोमिनेटर में। यार वही मैं देख रहा हूँ एक चीज कि क्या हुआ होगा ना, यहाँ पर मैंने दो, अरे जो मैंने इक्वेशन लिखी वो सही है, क्योंकि कभी भी आपको ना ऐसा नहीं बोलेगा हाँ कि ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, आपको बोलेगा कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। खैर मैं आपको जो बता रहा हूँ Z माइनस Z1, लेट मी जस्ट चेक यार, Z2 माइनस Z1, ए बी वेक्टर लिखा हुआ है और Z माइनस Z1, अच्छा ए पी वेक्टर लिखा है उसमें ना। अब देखो यार वो प्रूफ करने वाली बात है, इसमें बी पी की जगह ए पी कर लो, मेक इट ए पी, ठीक है, तो वो Z माइनस Z1 आ जाएगा। खैर अपन ने जो इक्वेशन लिखी वो भी लाइन की इक्वेशन है, आप चिंता मत करो, वो भी लाइन की इक्वेशन है और ये भी लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब वो तो अलग अलग तरीके से प्रूव करने पे अलग अलग आंसर मिलेंगे अपने को, जस्ट मेक इट Z1, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लिखो यहाँ तक पहले, फिर अगला वाला जो आएगा पैरामीट्रिक, उसमें भी सेम दिक्कत जाएगी अपने को। कोई नहीं, प्रूफ करना तो खैर अपने लिए काफी आसान है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट कंसेप्ट। सर वहाँ पे बार है, RHS में नीचे। देखो आप समझो मेरी बात को अच्छे से, इसका ना डिटर्मिनेंट फॉर्म सबसे आसान होता है लिखना। कैसे? जो पहला पॉइंट होता है, जो कि जनरल पॉइंट होता है ना, जो h कॉमा के अपन लेते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो यहाँ पे z है, z उसका बार और 1। दूसरा पॉइंट क्या है? z2 का बार और 1। तीसरा पॉइंट क्या है? z1 और z1 का बार और 1। इनका जो डिटर्मिनेंट बनता है वो 0 होता है। मतलब इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी मैथमेटिशियन ने सर्च किया होगा कि भाई इसको ऐसे लिख लो, तो ये फॉर्म भी आ गया मार्केट में। अच्छा ये सेकंड वाला कैसे आया? इसी को आप क्या करो ना, LHS में लेके एलसीएम ले लो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसको LHS में बुला के एलसीएम ले लोगे तो आपको ये वाली चीज मिल जाएगी। नॉट अ बिग डील, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको मैं आप समझाने के लिए आपको थोड़ा सा और कष्ट उठाऊंगा। देखो ये बीच वाला जो फॉर्म है ना, ऐसा नहीं है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। समझो आप इस चीज को। ये क्या लिखा हुआ है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। समझ में आ रहा है? अगली बार में एकदम पासा पलट गया है। अभी जिस पे कॉन्जुगेट है अगली बार पे उस पे कॉन्जुगेट नहीं है, और जो पहले फ्री था उस पे कॉन्जुगेट आ गया। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे z था, अब अगला z बार आ गया। इसमें बार था, पूरा बार रहा होगा तो ब्रेक हो गया है। इसमें बार था, अगली बार में बार नहीं है। तो इस टाइप की इक्वेशन को अपन है ना जनरल फॉर्म ऑफ लाइन कहते हैं, जो मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। इसको ऐसा लिखवा दिया जाता है z a बार प्लस a बार z या माइनस a बार z, डजेंट मैटर, प्लस माइनस का टेंशन मत लो, ठीक है। और प्लस इसको कुछ बोल दो, है ना, कुछ भी बोल दो इसको b, दिस इज इक्वल टू 0। मैं आपको लिखवाऊंगा आगे। ये बहुत ज्यादा चलता है मार्केट में। जैसे आपने लाइन की एक जनरल फॉर्म की इक्वेशन क्या पढ़ी थी, ax प्लस by प्लस c, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है। मैं इसको लिखवा दूंगा बाद में, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो। आई विल कम बैक टू दिस वन, ठीक है। तो सेकंड वाले में अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। थर्ड वाले में हम लोगों ने क्या बोला है कि वी कैन राइट 3 पॉइंट्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये एक और कंडीशन बन जाती है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में जो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, तो अगर आपको कभी भी ऐसा दिया जाता है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप क्या बोलोगे? उनसे बनने वाला ये वाला डिटर्मिनेंट 0 होगा। कौन सा डिटर्मिनेंट? z बार 1, z1 बार कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट, और इधर तो 1 1 1 है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर उनका कॉन्जुगेट, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और 1 1 1। ये वाला डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर अपने को पता चल जाता है तो, ठीक है। तो लेट अस डू दिस वन। If z1, z2 and z3 are 3 complex numbers such that this is given, then prove that ये वाला डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो। क्वेश्चन छापो, थोड़ा सा अटेम्प्ट दो उसको, एक हल्का सा।
ये DPP4 का है, हाँ आते हैं इसमें अपन, है ना। देखो ये वाली जो इक्वेशन, ये जो गिवन है मेरे को ना, इसको मैं समझता हूँ क्या दिया हुआ है। 5z1 माइनस 13z2 प्लस 8 टाइम्स z3 दिस इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5z1 माइनस 13z2 अपॉन, नहीं यार 8z2 है ना, फाइव Z3 और 8Z3। चलो मैं आपके सामने है ना कुछ खतरों का काम करता हूँ, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। किसी को ये चीज़ देख के कुछ फील आ रहा है, आई बिलीव नहीं आ रहा होगा, मैं आपको कुछ और याद दिलाता हूँ। हम लोगों ने बचपन में एक चीज़ पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q, PQ मतलब AB ले लो, एक पॉइंट A एक पॉइंट B, इसको P पॉइंट एक्सटर्नली अगर डिवाइड करता था तो अपन एक फॉर्मूला लगाते थे, याद होगा आप लोगों को, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। mx1 माइनस nx2 अपॉन m माइनस n, याद है ना सबको, ये होता था, पक्का याद है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर? वो माइनस Z3 होगा ना? यस, यहाँ -8 होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, 5z1 माइनस 13z2 अपॉन, ये जो -8 है इसको प्यार से मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, 5 माइनस 13 दिस इज इक्वल टू Z3। तो ये मेरे को पॉइंट P का कोऑर्डिनेट देता था, ये वाला फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला एकदम वैसा ही नजर आ रहा है, देखो आप ध्यान से, mx1 माइनस nx2 डिवाइडेड बाय m माइनस n। अब यहाँ पे यार एक्स वाई का आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसी के अंदर x छुपा होता है, इसी के अंदर y छुपा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का होता है ना यार, x प्लस आयोटा y, तो आप उसका टेंशन मत लो, अपने आप सेक्शन फॉर्मूला x पे भी लग रहा है, y पे भी लग रहा है, एक साथ लग रहा है, तो ये आपको एक फीलिंग देगा सेक्शन फॉर्मूले की। दिस थिंग इंप्लाइज दैट Z3 डिवाइड्स line joining Z1 and Z2 एक्सटर्नली या इंटरनली, एक्सटर्नली राइट, क्योंकि माइनस चल रहा है ना यार, एक्सटर्नली इन द रेशियो, आई डोंट केयर कि कौन सा रेशियो, बट एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है अगर, मतलब Z1 और Z2 ये लोग काफी सुखी थे, है ना, Z1 Z2 काफी सुखी थे, एकदम से Z3 आया और उसने डिवाइड कर दिया, वो भी बाहर से। मेरे को कोई मतलब नहीं कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, मेरा बस यही इंटरेस्ट है कि अगर डिवाइड किया है तो ये Z1 Z2 Z3 तीनों कोलिनियर रहे होंगे, है ना। एंड इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनसे बनने वाला डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। कौन सा डिटरमिनेंट, अरे अरे रुक जा भाई, कहाँ गया, हाँ, तो इनसे देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, Z1 Z2 and Z3 must be collinear, और अगर कोलिनियर है तो वो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, कौन सा वाला, Z1 और उसका बार, Z2 और उसका बार, Z3 और उसका बार, कौन से भी ऑर्डर में ले लो, क्या फर्क पड़ता है, मतलब ऑर्डर का मतलब आप Z1 Z2 Z3 लो या Z3 Z2 Z1, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में 1 1 1 लिख दो, ये वाला डिटरमिनेंट जो भी होगा ये 0 आ जाएगा, बिकॉज दे आर कोलिनियर, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी मैंने लगा दी, ठीक है, वही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। एग्जाम में हेंस प्रूव करने को नहीं आएगा अपने को, एग्जाम में तो आएगा कि हाँ इसका वैल्यू निकालो, और इसका वैल्यू आप 0 निकाल दोगे, ऐसा करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यहाँ लिख लो है ना, दिस इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, यहाँ तक लिखिए आप। सेशन को रिजॉइन करना है ना, मैं आपकी अटेंडेंस अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन से बच्चे जो है वो दोबारा रिजॉइन नहीं करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपन पैरामीट्रिक पॉइंट।
ठीक है, come back soon and then we will resume it. Okay, parametric form. देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म इज दिस। खत्म। अगेन समझते हैं क्या है इसका मतलब क्या होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म सर वैसा है क्या जैसे स्ट्रेट लाइन में हुआ करता था? हाँ यार वैसे ही। सर ऊपर जो आपने पढ़ाया वो क्या था फिर? देखो यहाँ पर आपको एक टी दिखाई देगा, टी इज ए पैरामीटर। अभी पैरामीटर क्या होता है सर? देखो यार पैरामीटर अपने को पता है कि एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एक डिफरेंट तरीके से वेरी करता है ना। जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन अपन ने पहले भी पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सर्कल का भी पढ़ा है और कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ना है। तो ऐसी इक्वेशन होती है, मैं आपको सिखाऊंगा ये कहाँ से आई है। ठीक है, तो अपन ने जो नॉन पैरामीट्रिक पढ़ा है इसमें देखो कुछ पैरामीटर नहीं था, वी डिडंट हैव एनी पैरामीटर। सही बात है। अच्छा ये जो रेड वाली है ना इसको आप याद करके रख लो, यही वाली चीज मैं आपको थर्ड में लिखूंगा, थर्ड फॉर्म ऑफ लाइन जिसको अपन जनरल कहते हैं, इसको जनरल फॉर्म ऑफ लाइन कह देते हैं। ठीक है, जेड ए बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और बी इज अ रियल नंबर। ये एक रियल नंबर आएगा ना, इसका वैल्यू रियल नंबर आएगा। आप खुद सोच के देखना कैसे आएगा, है ना। थोड़ा सा ब्रेक आया होगा रिकॉर्डिंग में, मैं फिर से बता देता हूँ। पैरामेट्रिक फॉर्म को अपन प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वी हैव 2 पॉइंट z1 एंड z2। उन पॉइंट से एक लाइन बनाई जा सकती है। ठीक है, तो मैं एक ऐसी लाइन बना देता हूँ। उस लाइन में एक पॉइंट है मेरे पास z1 और एक पॉइंट है मेरे पास z2। ठीक है, लिख रहा हूँ। अच्छा, मान लो एक पॉइंट है अपने पास, पॉइंट P। ठीक है, वी हैव अ पॉइंट P। वो पॉइंट को ना मैं Z बोल देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, Z1 और Z2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन कुछ यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं। अरे कुछ भी 1 यूनिट मान लो। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस अगर मान लेते 1 यूनिट है और ये वाला जो हिस्सा है इसका जो दूरी है, ये वाले हिस्से का दूरी जो है वो t मान लेता हूँ मैं। मैंने चेंज क्यों करा एकदम से? क्योंकि मेरा फिर ये वाला आंसर नहीं आता, उल्टा आ जाता। हालांकि वो गलत नहीं होता, लेकिन जो प्रूव करना है वैसे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैंने दूर से देख लिया बेटा, t इंटू Z2 नहीं करना है, t इंटू Z1 चाहिए, इसलिए मैंने उसको उधर लिखा t को, क्योंकि जो मेरे को प्रूव करना था। अरे यार मेरे भाई बीच में क्यों आ रहे हो? हाँ, मान लो अगर ये वाला जो डिस्टेंस है वो t है और पूरा डिस्टेंस 1 था, तो ये वाला डिस्टेंस ऑटोमेटिकली 1 माइनस t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? 1 माइनस टी m x2 ऐसे करते थे ना। यहाँ पे x2/2 कुछ नहीं है, z2 के अंदर सब छुपा है xy। तो आप ये देख लो, m x2 मतलब 1 माइनस टी इंटू दूर वाला मतलब z2 प्लस t इंटू दूर वाला दैट इज z1। सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ अपॉन रेशो का सम। रेशो क्या हो जाएगा? ये वाला रेशो है 1 माइनस टी और ये वाला रेशो है टी। अब मेरे को पता है आपके दिमाग में क्या डाउट आया होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। 1 माइनस टी और टी दिस इज इक्वल टू बीच वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट। आपके दिमाग में ना ये डाउट आया होगा कि सर आपने वो लेंथ को 1 कैसे बोल दिया? अरे कोई भी यूनिट, कोई भी लेंथ होता है उसको मैं 1 यूनिट बोल देता हूँ। ठीक है, मान लो वो 10 भी हुआ तो आप उसको 10 माइनस टी और टी लिख देना, क्या फर्क पड़ता है। बट अपन उसको 1 यूनिट मान लेंगे अगर, ठीक है, और एक हिस्से को टी मान लेंगे तो दूसरा 1 माइनस टी हो जाएगा। वैसा अज्यूम करके अगर अपन सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो यार जरा, नीचे क्या आएगा देखो, माइनस टी और प्लस टी, ये तो कैंसिल हो जाएगा नीचे, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं 1 माइनस टी इंटू Z2 प्लस टी इंटू Z1 दिस इज इक्वल टू Z ओके। अरे आ गया, जो चाहिए था वो आ गया, 2 लाइन का था। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन बाय चांस ऐसे आ जाती है ना कि t इंटू Z2 आ जाता है, Z1 की जगह Z2, तो आप टेंशन मत लो उस चीज का।
सेम क्वेश्चन 2010 की IIT जेई में आया था, 2010 जेई एडवांस। थोड़ी देर में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने लिख लिया है प्लीज राइट डाउन नीचे जो लिखा हुआ है। नीचे जो बकवास लिखी हुई है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। लाइन की जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो ये होती है, ठीक है, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी। यहाँ पर जो बी होता है वो एक रियल नंबर होता है और जो ए होता है वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। मतलब सर इसका क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास लाइन की इक्वेशन बेटा ये होती थी ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ रहा है? तो ये वाली इक्वेशन अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलती थी, स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में, तो इसको अपन मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लाइन कहते थे। उसी तरह से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में ये वाली जो इक्वेशन है, हालांकि इन दोनों का आपस में कोई भी तालमेल नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है इनके बीच में, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो इक्वेशन है ये भी मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लाइन कहलाएगी। अगर आपको फ्यूचर में कुछ ऐसी इक्वेशन दिखाई देती है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैसे समझोगे? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, आपके सामने क्या लिखा हुआ है? दोनों का सम लिखा हुआ है और एक छोटा सा रियल नंबर एडेड है, और सम में भी क्या है ना, एक बार ए पे बार है, एक बार जेड पे बार है। ये इक्वेशन देखते ही समझ जाना है कि दिस इज अ लाइन 100%। इज दैट ओके? चलो, कमिंग टू दिस क्वेश्चन। The general equation of a straight line is this, where a is a non-zero complex number and b is real. अब देखो b रियल नंबर है ना, इसमें बच्चों को डाउट होता है कि सर आपने जो b माना था ऊपर, ये कहाँ से आया था? मैंने आपको अभी अभी बताया था ना, ये यहाँ से आया था। ये जो आएगा ना ये रियल नंबर आएगा, आप चेक करके देख लो, एकदम इजी है सोचना, क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, मान लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1, और ये z2 है उसका बार, तो z2 मतलब x2 प्लस आयोटा y2, उसका बार क्या हो जाएगा? x2 माइनस आयोटा y2, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे लिखोगे ना तो आयोटा आयोटा वाले सारे टर्म ना आपको कैंसिल होते हुए दिखाई देंगे, सिर्फ रियल रियल वाले टर्म्स है वो बचेंगे, आयोटा वाले सब कैंसिल हो जाएंगे। करके देख लेना आप ना, अगर आपको तसल्ली ना हो तो। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा है तो मान लो ये रियल ही आएगा, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला वाला जो है, देखो यहाँ तक कि आपको अगर लेक्चर समझ में आ गए हैं टू दिस पॉइंट, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अपना जो डिफिकल्ट पार्ट है वो हो चुका है, खत्म। आगे जो पार्ट आने वाले दोज आर नॉट वेरी इजी, बट इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, वो अपन मैनेज बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। उसमें याद ज्यादा नहीं रखना है, मेमोरी वाला पार्ट जो है यहाँ खत्म होता है। तो ये वाला जो चैप्टर है आपको अब समझ में आया होगा कि बच्चे इससे क्यों डरते हैं, बिकॉज इसका अपीयरेंस ना बड़ा क्रिंजी सा आता है। हर क्वेश्चन, हर फॉर्मूला आपको जो एक अलग सा ही वाइब देगा कि ये याद ही नहीं हो सकता है, तो उसमें अपने को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 7 DPPs पूरा मॉड्यूल, और उसके बाद अपन एक और चीज भी सॉल्व करेंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, पहले मॉड्यूल और डीपीपी अपना टारगेट है। हाँ जी, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये ब्ला 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 गिवन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ढंग से अगर अपन पढ़ेंगे, सी आ रहा है आपका आंसर, मैं बताता हूँ। देखो z z0 और a z माइनस z0, वेर a इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है रियल नंबर, है ना। कांस्टेंट नंबर को अपन कांस्टेंट नहीं बोलते कभी भी। देन फाइंड द लोकस ऑफ z। मैंने क्या बोला कि z बार इज इक्वल टू z0 प्लस a z लिखा थोड़ा हुआ है। ऊपर करो ना। देखो a z लिखा है ना यहाँ पे, तो इसको खोल देते, a z माइनस a z0, चलेगा? हो गया सर। हो गया, ओके। अद्वैत का आंसर इसमें आया था सी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और किसी का आंसर आया? अब या ऊपर वाला लिख रहे हो, मतलब ये वाला तो किसी ने सॉल्व किया ही नहीं होगा। देखते हैं, अद्वैत बताओ आपने कैसे सॉल्व किया इसको? सर वो Z0 बार को इस तरफ ले लिया LHS में, और फिर इसको A का कॉमन निकाला हुआ है उसको वैसे ही रखा और उसको कैपिटल Z लिख लिया, और एक तरफ पे Z बार इज इक्वल टू AZ ऐसा आ रहा था ना, तो फिर वो कौन सी वाली इक्वेशन थी ना, एक
जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो ऊपर लिखी हुई है। हाँ वही उससे फिर आंसर आ रहा है। अभी आर्क वगैरह तो नहीं होगा और सर्कल भी नहीं दिख रहा। देखो यार, ये जो ए जेड है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए बार जेड, और ये ए जेड बार उसका ही कॉन्जुगेट है, ऐसा सोच लो आप, है ना। जो अद्वैत बता रहा है वो तरीका थोड़ा मैं और इसको एलाबोरेट करके बता दूंगा, पहले आप लोग लिख लो। तो चलो वैसे एक बार सोच के देख लेते हैं अपन। अद्वैत ने बोला कि सर यहाँ पर, एक मिनट, आपने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, जेड माइनस जेड नॉट। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा और एलाबोरेट कर देता हूँ, थोड़ा प्रॉपर सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको। इधर देखो प्लीज एवरीवन, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हमको पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा इसको। ये ए बार जेड जो है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसी का कॉन्जुगेट है। देखो ए बार जेड का कॉन्जुगेट क्या आएगा, ए बार बार जेड बार, ए बार बार क्या हो जाएगा ए, और जेड बार विल बी जेड। तो दिख रहा है अपने को कॉन्जुगेट जो है ना वो 2 बार लेना पड़ सकता है। तो जब भी आपको स्ट्रेट लाइन का शक हो, ठीक है, सोचते हैं। देखो यार, कॉन्जुगेट लेने से पहले मैं ऐसा तरीका ट्राई करके देखता हूँ, जेड माइनस जेड नॉट बार, जेड बार माइनस जेड नॉट बार इज इक्वल टू ए टाइम्स, इसको ऐसे ही रहने दो, जेड माइनस जेड नॉट। आप बोल रहे हो कि इसको आपने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बोल दिया था ना, और इसको अपन ने क्या बोल दिया, z1 का बार, ये बार है और ये z1 है। चलो एक ऐसा सोच लिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ 2 मिनट के लिए। आप जो बोल रहे हैं इससे अपन कंक्लूड थोड़ी कर सकते कि ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ, ये आर्क सर्कल नहीं दिख रहा तो यू कैन से हाँ ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही होगा और टॉपिक भी वही चल रहा है। तो एक इसका कॉन्जुगेट ले लो, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले सकते हैं ना, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उनके कॉन्जुगेट भी बराबर होंगे। तो ये ए z1 बार आ जाएगा कॉन्जुगेट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इज इज ओके, आई होप ये ठीक है। दोनों को अपन क्या करें अब, ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, कुछ भी कर दो। तो ऐड करता हूं अगर मैं, तो सर जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखा है हम्म उसके ऊपर में अगर आपने जेड बार माइनस जेड नॉट बार को या फिर जेड माइनस जेड नॉट को अगर एलएचएस में डिनोमिनेटर में लेके आए तो उससे कुछ होगा क्या? क्या होगा बताओ मुझे, तो वही डिनोमिनेटर ऐसे में लग रहा है कुछ होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन उसका कॉन्जुगेट, ऐसा अपन ने देखा है क्या पहले बताओ, कुछ नहीं देखा है ऐसा। कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन उसका कॉन्जुगेट, कोई बात नहीं, अभी आप इसको लिखो मत। मैं आपको है ना इसका सिंपल तरीका, मेरे पास एक्चुअल में लंबा तरीका है बट मैं इसको थोड़ा छोटा सोचने का सोच रहा हूँ। z1 प्लस z1 बार इधर आ जाएगा, a z1 प्लस a z1 बार, मान लो हमने वैसा लिख लिया। और यहाँ पे a के बारे में क्या बोला, a इज अ कांस्टेंट, a इज अ कांस्टेंट बोल दिया ना। और जनरल फॉर्म ऑफ लाइन अगर अपने को बनानी है, थोड़ा लंबा तरीका ही करना पड़ेगा, एकदम कंक्लूसिव नहीं आएगा इसमें। चलो देखते हैं, 2 बार कॉन्जुगेट लेके अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर हमको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कॉन्जुगेट लेना है या नहीं लेना है? देखो यार, आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, मेरे को तो देखते ही समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, स्ट्रेट लाइन ही होगा, बिकॉज सर्कल वर्कल ऐसा नहीं होता है। हमने सर्कल की इक्वेशन देखी ना, 3 पॉइंट 4 पॉइंट की तो बहुत बड़ी होती है, और जो 2 पॉइंट वाली होती है वो ऐसी नहीं होती है। और दूसरा सेमी सर्कल जो होता है वो आर्ग्यूमेंट वाला इक्वेशन होता है। तो आई एम वेरी श्योर कि दिस इज नॉट इवन अ सर्कल, नॉट इवन एन आर्क, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब आपको मान लो इसको सब्जेक्टिवली प्रूव करना है कि स्ट्रेट लाइन है, तो अपन कैसे करेंगे? स्ट्रेट लाइन में कभी भी आपको प्रूव करना हो तो ऑलवेज टेक डबल कॉन्जुगेट, ठीक है। किधर किधर किधर, तो अपन क्या करते हैं, डबल कॉन्जुगेट ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, सब कुछ आरएचएस में पहुंचा दो यार, है ना, पहली बात तो जेड नॉट बार प्लस ए जेड माइनस ए जेड नॉट माइनस जेड बार, ठीक है।
z और z वाले टर्म को एक साथ रख देता हूँ, तो ये a z माइनस z का बार प्लस z नॉट और z नॉट को एक साथ रख देता हूँ, z नॉट बार माइनस a z नॉट, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। स्ट्रेट लाइन पे शक होता है तो हमेशा 2 बार कॉन्जुगेट ले लिया करो, इसी का दोबारा कॉन्जुगेट ले लेते हैं। एक कॉन्जुगेट क्यों? क्योंकि ये वही वाली बात है ना, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसी का कॉन्जुगेट एडेड है, तो हम वही कोशिश करते बनाने की। टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। हालांकि हम लोग लकी है कि हमको ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में, तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट, 0 का कॉन्जुगेट 0 ही होगा, छोड़ दो। ए जेड का कॉन्जुगेट हो जाएगा ए बार जेड बार माइनस जेड का बार है ना, तो जेड बार बार प्लस जेड नॉट का बार बार माइनस ए बार जेड नॉट। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 अभी नहीं बोल रहा हूँ, अगली लाइन में बोलूंगा। ए बार ए बार जेड बार, अभी ए बार को मैं ए ही लिखता हूँ, माइनस जेड बार बार मतलब जेड, जेड नॉट बार बार मतलब जेड नॉट माइनस ए बार जेड नॉट बार। ठीक है, ए पे बार मत लगाओ, कांस्टेंट ही है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट को ऐड करने से स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, तो एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा इधर? मतलब इसको ऐड करना है फर्स्ट को सेकंड को। ठीक है, तो अब देखो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को ऐड करना हमको आता है। लाइक टर्म्स यहाँ पे क्या बनेगी, ये z है, इसमें a है, और यहाँ पे z में क्या है -1, तो a ऊपर और नीचे -1 और कॉमन में z आ गया। ठीक है, दूसरा देखेंगे लाइक टर्म्स, यहाँ z बार है, नीचे z बार में क्या है a, ओ यहाँ पर a है और यहाँ पे -1 है, तो फाइनली अपने पास ऐड करने पे a -1 z बार ही आएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, जो ग्रीन वाला है, ये पूरा z नॉट बार माइनस a z नॉट, और ये z नॉट माइनस a z नॉट बार। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 0 को है ना RHS में लिख देते हैं तमीज। ये अपने पास आई है इक्वेशन, अभी इसका क्या करे क्या ना करे देखते हैं। लिखो यहाँ तक पहले। ठीक है, अच्छा देखो, मैंने यहाँ पर जो a पर बार लगा था ना, ये जो a पर बार लगा हुआ था वो मैंने हटा दिया था। आप चाहे तो उसको लगे रहने दो, क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उससे। ठीक है, तो ये z बार में एक a बार आएगा और यहाँ पर एक a बार आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्या बेटर हो जाएगी सर ऐसे में? देखो आप, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन अब दिख रहा है, देखो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको a मान लो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो रियल नंबर होगा ऑरेंज वाला, अबे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स होता है। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है az। अब सेकेंड टाइम में है ना, इसी का कॉन्जुगेट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। z का कॉन्जुगेट, यहाँ पर a का कॉन्जुगेट नहीं था ना। हाँ ठीक है, बड़ा इजी है ना, देखो यही तो मैंने आपको सिखाया था यार। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरी बार में उसी का कॉन्जुगेट है, तीसरी बार में एक रियल नंबर है। ठीक है, तो वही चीज हमको दिख रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर और ये उसी का कॉन्जुगेट है, क्योंकि a का भी कॉन्जुगेट और z का भी कॉन्जुगेट। इसको मैच वैसे मत करो, आप कॉन्जुगेट की तरह मैच करो। और ये तीसरी बार में ये जो पूरा आइटम होगा ये एक रियल नंबर होगा। 0, अब ये रियल नंबर कैसे होगा सर? कोई बात नहीं, आप यहाँ तक तो समझ गए हो ना। वो b को अपन रियल नंबर, मैं आपको बता दूंगा कैसे आएगा। देखो रियल नंबर ऐसे आएगा, इसको मैं b मान रहा हूँ ना, और b इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, z बार, z नॉट बार और z नॉट, z नॉट प्लस z नॉट बार, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का एडिशन लिखा हुआ है। आयोटा आयोटा कट जाता है ऐसे में। और दूसरी बार में क्या है, a z नॉट
माइनस ए बार जेड नॉट बार, माइनस ए बार जेड नॉट बार, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट, ये भी रियल होगा और ये भी रियल होगा। ठीक है, तो अब अपन ने प्रूव कर दिया है कि ये पूरा का पूरा रियल होगा और ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। ऐसा इक्वेशन जब भी आता है तो अपन इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन। लिख लो यहां तक पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो देखो यार, पहली बात तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो जनरली एग्जाम में नहीं पूछता है आपसे, थोड़ा और चैलेंजिंग होगा क्योंकि इसके ऑप्शंस चैलेंजिंग नहीं है। मैं पूरा सॉल्व नहीं भी करता ना तो भी स्ट्रेट लाइन बोल देता, क्योंकि सर्कल, माइनर या मेजर आर्क कभी भी ऐसे नहीं दिखाई देते, तो वो स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, है ना। काफी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते अपन, लिखिए। रुको, आपने ये वाला लिखा है कि नहीं लिखा है, आई डोंट नो, प्लीज राइट इट डाउन पहले। अगला देखते हैं, कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स टू रिप्रेजेंट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बहुत इजी है, दिखने में थोड़ा मुश्किल है, बस दिखने में मुश्किल है, अदरवाइज इट इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी ना। देखिए, 3 पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल को कब रिप्रेजेंट करेंगे? यशराज, आप प्रेजेंट हो क्या? रुको 1 मिनट, है ना। यशराज, विवेक, तेजस, नेहा, सानिका, ओके। इनका कुछ करना पड़ेगा ना यार। सानिका नहीं है अभी, पिछले बार में थी वो। ऋचा, प्रणव, निखिल, पारस, पारस अभी नहीं है, ओके। मानव, लावण्या, ध्रुवम, जयंत। जयंत, आप प्रेजेंट हो क्या? जयंत भी कट लिए। क्या आप देखो, आज मैं आपके साथ क्या करता हूँ। ध्रुवम, जयंत, मानव, लावण्या, ठीक है। आदित्य नायर, आप प्रेजेंट हो क्या? स्नेहा, आप लोग प्रेजेंट हो?
मैंने आपका नाम नहीं बोला लावण्य, आप तो हो ही, यहाँ दिख रहा है मुझे। आदित्य नायर, आप प्रेजेंट हो? नहीं हो ना, ठीक है। ठीक है, आई विल सी। बिल्कुल, मतलब पेशेंस ही नहीं है यार बच्चों में। क्या मतलब, कोई मोटिवेशन ही नहीं है आजकल, क्या करना है लाइफ में। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार छोड़ा इन बच्चों ने। मैं पिछले 3-4 दिन से, कल छोड़ के मैंने बाकी पूरे तीनों दिन नोटिस करा था। मेरे पास 3 शीट बनती है, क्योंकि मेरा लेक्चर जो है ब्रेक होता है ना। तो तीनों शीट में हमेशा ये 5 बच्चे, नायर तो खैर हमेशा रहता है, आज पता नहीं क्या हो गया। बाकी ये जो है इनका कुछ कुछ गड़बड़ है। तो कल से मैं क्या करूंगा, परमिशन डाल दूंगा और आप लोगों को अलाउ ही नहीं करूंगा जिन बच्चों ने लीव करा है। लेक्चर ब्रेक होने का एडवांटेज ही है, और क्या उन लोगों के लिए मैं क्या बोलूं। कोई बात नहीं। देखो एक पॉइंट पे ना, मतलब मैं भी इस तरीके पे पहुंच जाऊंगा कि आई डोंट केयर, जो करना है करो फिर। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि रिजल्ट आने के बाद में कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, दिस विल बी वेरी हार्श, आप सुनना ध्यान से ना, कुछ पर्टिकुलर पेरेंट्स और कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का कॉल मैं उठाता ही नहीं हूँ। मेरे को पता है रिजल्ट आने पे सब कोई कॉल करता है, मैं उठाता ही नहीं हूँ। आई डोंट केयर। मेरे को पता है ना कौन से बच्चों से बात करनी, कौन से नहीं करनी। तो जो बच्चे साल भर ऐसी हरकत करते, पेरेंट्स तो सबके कॉल करते आखिरी में, रिजल्ट अच्छा आने पे भी और बुरा आने पे भी। बुरा आने पे तो नेसेसरली करते ही करते हैं। तो आई नेवर पिक देयर कॉल्स। तो ध्यान रखना, अगर आप ये कर रहे हो तो आप मेरे लिस्ट से एकदम बाहर हो। मैं आपसे कभी पूछूंगा भी नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो, रिजल्ट खराब क्यों आ रहा है, अच्छा क्यों आ रहा है। चलिए देखो, 3 पॉइंट अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी, मान लो ये तीनों पॉइंट जो है वो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, तो क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, और इसी से ये वाला रिजल्ट बनकर आया है इफ वी जबरदस्ती डू द फैक्टराइजेशन। ठीक है, मैं इसी में अगर जबरदस्ती फैक्टराइजेशन करूंगा तो आई कैन मेक इट लुक लाइक दिस। ठीक है, अब दोनों चीजें इसलिए बताना होता है क्योंकि मार्केट में दोनों शक्लें दिखाई देती है अपने को। दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो अगर आपको 3 पॉइंट कभी भी दिखाई दे इक्विलेटरल ट्रायंगल में है, 3 पॉइंट अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, तो आप क्या बोल दोगे कि z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। आ रही बात समझ में? कहाँ से आया? अरे मैं प्रूफ बता दूंगा, प्रूफ का टेंशन मत लिया करो। मैं तो कभी नहीं लेता था, मैं सच बता रहा हूँ। एज अ स्टूडेंट आई वॉज वेरी गुड। जो टीचर बताते ना मैं एकदम तुरंत याद कर लेता था, क्योंकि प्रूफ बताएंगे तो मेरे को बस भरोसा हो जाएगा कि हाँ ऐसा कैसे होता है। मैं तो तुरंत याद कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं ये वाला पॉइंट यार, एक को Z3 कर लो, है ना, मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में इसको Z2 और Z3 लिख दिया। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रूफ, वी विल सी दैट। देखो ये एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी सी मस्ट बी इक्वल टू सी ए, साइड बराबर होगी। तो ए बी साइड कैसे लिख सकते हो बेटा, Z1 माइनस Z2 का मॉड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिफरेंस ऐसा होता है। यार जब मुश्किल टॉपिक चल रहा है तो उसको थोड़ा आराम आराम से समझो ना। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको मुश्किल है, आसान होता तो मैं आपको बता ही देता पहले। टाइम लगेगा समझने में इसको, है ना, आराम आराम से देखो। आप देखिए Z2 माइनस Z3 BC, और CA क्या है, Z3 माइनस Z1। ठीक है, ये तो इक्वल होना ही होना है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड बराबर होती है। तो इससे मैं एक चीज ये लिख सकता हूँ कि ये Z2 माइनस Z3 को इधर भेज दिया डिनोमिनेटर में। यार आप एक चीज बताओ मेरे को, ये थोड़ा रफ में लिख रहा हूँ ना, अगर A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो कैन यू राइट इट इन दिस वे कि A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन B।
देखो सोच के आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाऊंगा। आ रही है ना बात समझ में? आई होप समझ में आ रहा होगा। पहले ये दोनों रिलेशन उठाए, है ना, इन दोनों में से मैंने क्या करा, ए और बी को डिवाइड कर दिया। चलो बहुत आसान भाषा में ऐसा कुछ कर दिया मैंने कि तीनों को बी से डिवाइड कर दिया। ए अपॉन बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो ए अपॉन बी अपने पास यहाँ पर आ गया और सी अपॉन बी अपने पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, दोनों बराबर है। तो मैं वही चीज करने वाला हूँ। यहाँ पे ए अपॉन बी कैसे लिखेंगे, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3। अभी ये प्रूफ बता रहा हूँ मैं आपको, तो बस सुनते जाओ लिखते जाओ। Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 का मॉड। ठीक है, अब यार ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका कुछ पर्पस है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो यार ये वाला जो एंगल है, ये सारे एंगल 60 60 60 डिग्री रहेंगे। तो सब में रोटेशन थ्योरम लगा देते हैं। रोटेशन मत लगाओ, हटाओ, आर्ग्यूमेंट लगा दो। आप अगर आर्ग्यूमेंट लगा दोगे तो पहली बात ये वाला एंगल देखो आप, एंगल ABC, पहला ये वाला एंगल ना, एंगल ABC, ये 60 डिग्री है, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन मेरे को बताओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाला, दिस इज क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया। ठीक है, ओके गुड। और एक और एंगल ले लेते, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्लॉकवाइज का एरो यहाँ लगा दिया। तो जो एंगल पहले आता है उसका आर्ग्यूमेंट बड़ा होता है। पहले ये फिगर को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं स्क्रॉल करते करते थक जाऊंगा। देखिए दूसरा रिजल्ट अपन ये लगा लेंगे यहाँ पे, कहाँ गया। ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ ये वाला वेक्टर Z1 माइनस Z2 और ये वाला वेक्टर, एक बदल देते थोड़ा सा, Z3 माइनस Z2, है ना। दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये दोनों का आर्ग्यूमेंट कितना, 60 डिग्री के बराबर है ना। एरो के डायरेक्शन में अपन फ्लो करेंगे, तो जहां एरो उसको पहले लिख रहा हूं मैं ना, यहाँ पे भी जो एरो उसको पहले लिख देते। तो एरो को कौन सा वेक्टर टच कर रहा है, ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा। ये आपने कैसे लिखा, फिर से बताना एक बार। बता रहा हूँ रुको रुको। ये क्या लिखा है, ये वाला वेक्टर जो है ना, BA वेक्टर, इसका और इसके बीच में जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। तो दोनों का डिफरेंस लिख दिया मैंने, Z1 माइनस Z2 हाँ समझ माइनस Z3 माइनस Z2। तो ये वाला माइनस ये वाला, इन दोनों का आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस 60 डिग्री आएगा। और आप अगर नेक्स्ट देखोगे ना, नेक्स्ट मतलब क्या हो गया, ये वाला 60 डिग्री के हिसाब से, तो दिस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट माइनस, सॉरी उल्टा लिखना पड़ेगा ना इस केस में, तो ऐसा लिख देंगे ना अपन, ये वाले वेक्टर का आर्ग्यूमेंट माइनस ये वाले वेक्टर का आर्ग्यूमेंट, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों को इनिशियल होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए। तो यार देखो मैंने एरो यहाँ बना दिया, तो आपको यहाँ पे वेक्टर लिखने में तकलीफ जाती है क्या, नहीं जानी चाहिए। मैंने एरो बना दिया ना, एरो वाला पॉइंट पहले लिखते हैं अपन, Z2 माइनस Z3 अपॉन ऊपर वाला क्या है, Z1 माइनस Z3। हाँ यहाँ पे एक डाउट आता है बच्चों को कि सर आपको कैसे पता कि ये Z2 माइनस Z3 इसको ऊपर लिखना चाहिए। दोनों के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस, दोनों के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस
अरे यार ये यार जी भी आज पागल हो गया मेरा सिस्टम। गजब, लो आ भी गया था वापस। हाँ, दोनों के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे -60 आ जाए, यहाँ पे +60 आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। अपने को क्या पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अपने को अगर इस चीज से बचना हो, तो हमेशा एरो जहाँ पॉइंट कर रहा है वहां से स्टार्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे एरो पॉइंट इस वेक्टर पे कर रहा था ना, तो इसको ऊपर लिखा। नेक्स्ट वाले पे भी जहां पर एरो पॉइंट कर रहा है, ये वाला एरो, क्लॉकवाइज वाला एरो, तो ये ग्रीन वाला, ये वाला जो नीचे वाला है, इसको पहले लिखा Z2 - Z3 को। समझ में आ रहा है? तो आपका जो सेंस रहेगा ना वो हमेशा सेम रहेगा। अगर आपने यहाँ पर इसको ऊपर लिखा है तो अगले बार में भी इसको ऊपर लिख दो। अब देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनका आर्ग्यूमेंट बराबर है और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी बराबर है। देखो इधर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या कहती है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बराबर है और उनका मॉडुलस भी बराबर है, मतलब वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे। सोच के देखो, आर्ग्यूमेंट तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का बराबर हो सकता है, ये सारे जितने भी डॉट्स है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबका आर्ग्यूमेंट सेम है। लेकिन अगर सबका मॉडुलस भी सेम हो जाएगा तो दे ऑल विल कोइंसाइड, सब एक एक ही पॉइंट हो जाएंगे। फिर सबका मॉडुलस सेम हो गया मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाएगा, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाएगा। तो मतलब ये पॉइंट जो है वो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट सेम और मॉडुलस भी सेम है, इसका मतलब दे आर बेसिकली द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कर देते हैं अपन। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन डायरेक्टली राइट फ्रॉम 1 and 2 अपन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, Z1 - Z2 अपॉन Z3 - Z2 अपॉन Z2 - Z3 Z1 - Z3। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको दो लाइन में खत्म कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ना कि इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, कर लेना खुद से सॉल्व। अभी आपका लेक्चर जो है शायद अभी डिस्कनेक्ट होगा यार, है ना? आ जाओ रिकनेक्ट करके, दो क्वेश्चन तो करेंगे ही कम से कम। तो क्या समझ में आया अपने को कि तीन पॉइंट अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल पर हो तो तीनों के स्क्वायर का सम और फिर सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, Z1 Z2 Z3 Z1 वो बराबर होता है। ठीक है, बड़ा इजी होता है, सबसे आसान होता है। ये देखने में प्रूव करने में मुश्किल है लेकिन अप्लाई करने में काफी आसान है। ठीक है, सो कम बैक, विल सॉल्व 2 more क्वेश्चंस और फिर अपना कुछ खास बचेगा नहीं। कल से अपन डी मोइवर और nth रूट स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपने यहाँ तक लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो नोट तो है ही अपने पास, राइट डाउन नीचे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? लिमिट, सॉरी नॉट लिमिट्स। ठीक है, ब्रेक हुआ था, स्टार्ट करते हैं अब। Z1 Z2 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। इफ O 0 Z1 Z2 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन द वैल्यू ऑफ B। क्या बात कर रहे हो सर, इतने आसान क्वेश्चन सर। देखो, अगर तीन पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हो और एक पॉइंट ओरिजिन हो, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमको नहीं पता क्या है, ये Z1 और ये Z2 है, आई डोंट केयर, हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, तीनों का स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर देखो, इफ 3 पॉइंट्स आर फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल OAB ऐसा बोल देता हूँ। तो ट्रायंगल OAB क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप क्या बोलोगे? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर
प्लस Z3 स्क्वायर। अभी Z2 और Z3 यहाँ पर बेटा Z2 और Z3 जो है वो साक्षात Z2 Z3 ही है। दिस इज इक्वल टू, अब देखो सुनो सुनो सुनो, Z1 Z2 में क्या आएगा 0 Z, अरे यार आप लोग जो है ना सही कह रहे थे, यहाँ पे Z1 Z2 इधर लिखना पड़ेगा ना, ऐसा है। अरे ये Z1 है और ये Z2 है, Z3 तो है ही नहीं, वो तो फॉर्मूले में अपन ऐसे याद रखते हैं। अब देखो यहाँ पर Z1 Z2 लिखना है तो मतलब 0 इंटू Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस 0 इंटू Z2। अब ये 0 0 वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, क्या ही बचेगा अपने पास, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू Z2 Z1, दैट इज Z1 Z2। आपको B का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब Z1 Z2 है क्या, Z1 एंड Z2 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई मुझे बताएगा कैसे करेंगे सॉल्व आगे? सर वो सम ऑफ रूट्स, हाँ वो वाला सम ऑफ रूट्स अप्लाई कर दो इसमें, और क्या। देखो यहाँ पे दिया हुआ है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, तो मैं ना डायरेक्टली लिखता हूँ, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, इसमें एक -2 Z1 Z2 कर देता हूँ, दिस इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2। एंड ऑल्सो गिवन है अपने पास, ऑल्सो गिवन दैट 3Z1 स्क्वायर 3Z स्क्वायर प्लस 3Z प्लस B इज इक्वल टू 0। सर बी का वैल्यू 3 आ रहा है। देखते हैं ना, इसके दो रूट्स है अपने पास, एक है Z1 और एक है Z2। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स, जो कि -1 आ जाएगा, है ना। आई होप मेरे को ये समझाना ना पड़े। और Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट ऑफ रूट है, वो B/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दो Z1 इंटू Z2 का वैल्यू और Z1 प्लस Z2 का वैल्यू, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर और -3 टाइम्स Z1 Z2, दैट इज B/3। तो B का वैल्यू आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन छापो, नीचे लिखा है आपके। अच्छा सुनो मेरी बात है ना ध्यान से हर कोई, आपका जो लेक्चर अपलोड होगा ना यूट्यूब पे, तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स होते हैं जो, उसको डाउनलोड कर लेना, आज कर लेना। और आपको लास्ट में 2 क्वेश्चंस रहेंगे IIT JEE, मतलब एडवांस के 2 क्वेश्चन, एक 2002 का क्वेश्चन, एक 2010 का क्वेश्चन। दोज विल बी होमवर्क क्वेश्चन, तो एक बार आप डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है। सर क्या डाउनलोड कर लेना? मैं बता रहा था आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, जो यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन पे आते हैं ना, उसमें लास्ट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यहीं पे नीचे नीचे। आज के ना? हाँ आज के, तो ये वी विल गेट 2 क्वेश्चंस, वो अपन सॉल्व करेंगे। अभी ये वाला करते सॉल्व। मल्टीप्लाइड 2 है ना, मल्टीप्लाइड कहाँ पर, अरे नहीं ये बेटा ये -2Z1 Z2 और ये -Z1 Z2 -3Z1 Z2 हो जाएगा, है ना। तो -3 इंटू Z1 Z2 मतलब इंटू B/3 ऐसा हो जाएगा ना। अगला वाला लिखो, ये और भी आसान है। सर आपने क्वेश्चन में Z3 लिखना मिस कर दिया स्टार्ट में। ये वाले में Z1 Z2 एंड Z3, हाँ यार यहाँ पे Z3 भी आएगा, Z1 Z2 एंड Z3 B3 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये अच्छा ये क्या है, ये क्या है, कोई मुझे समझाएगा इस क्लास में, इसको कैसे समझ सकते हैं अपन। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये तो चलो मैं आपसे पूछ लूंगा। देखो यार इसका मतलब क्या है समझो प्लीज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये भाड़ में सर जाए। वो शायद कॉन्साइक्लिक बॉन्ड्स है। हाँ कैसे पता कौन सा साइक्लिक है? 1 से सेम डिस्टेंसेस का। एग्जैक्टली
समझो z, हाँ सही बात है। देखो ये z1 का 1 से डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये z2 का 1 से डिस्टेंस लिखा है, ये z3 का 1 से डिस्टेंस लिखा हुआ है। तीनों का 1 से डिस्टेंस जो है वो बराबर है, तो मतलब ये पॉइंट जो 1 है, 1 मतलब क्या, 1,0, ठीक है। तो 1,0 का 3 पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, मतलब वो तीनों पॉइंट ना कॉन्साइक्लिक होंगे। सर्कल में ही होता है ऐसा कि डिस्टेंस बराबर आ जाए, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन दिखाओ ना, देख लो यार क्वेश्चन, मैंने कब मना किया। अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं अभी ना, 1 मिनट से। रुको, देखो कहाँ गया अपना पॉइंट। मान लो ये z1 है, ये पॉइंट है z2, ये पॉइंट है z3। ठीक है, तो डेफिनेटली वो तीनों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है और इनसे एक ट्रायंगल बन रहा है, वो ट्रायंगल में बना लेता हूँ। अभी सुनो ध्यान से, कॉन्साइक्लिक कैसे है सर, क्योंकि यार ये z1 का इस पॉइंट से 1,0 से डिस्टेंस बराबर है, उसी तरह से z2 का इस पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, और z3 का भी इसी पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, तो तीनों रेडियस के बराबर हो जाएंगे ना, तीनों डिस्टेंसेस। अभी मैंने ट्रायंगल इसलिए बना दिया, खैर ट्रायंगल बनाने की जरूरत थी नहीं, आप चाहे तो हटा भी सकते हो। अभी देखो ध्यान से, आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z1, ये एक वेक्टर है। मेरे को क्या सिखाया गया है कि z3 माइनस z1 इज अ वेक्टर विच इज पॉइंटेड एट z3, ये z3 जो पहले दिखा ना उसकी तरफ पॉइंटेड है, तो मैं वेक्टर बना रहा हूँ z3 और z1 के बीच का वेक्टर जो z3 की तरफ पॉइंटेड है। चमका? चलो अगला, ये क्या लिखा, z2 माइनस z1, ये भी एक वेक्टर है, और उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल आएगा ना वो एंगल है 30 डिग्री। अच्छा z2 माइनस z1 लिखते हैं अपन, z2 माइनस z1 मतलब क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1 मतलब ये वाला वेक्टर आ जाएगा, दिस इज z2 माइनस z1 वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज π/6। π/6 क्या होता है, π/6 होता है 30 डिग्री, राइट। यार z3, हाँ ठीक है, ये आपको एंगल जो दिया है ये 30 डिग्री है, लिखो यहाँ तक। अब आपको ये निकालना है सब कुछ, मेरे को नहीं पता ये सब क्या है ना, आई सीरियसली डोंट नो ये क्या है, बट मेरे को ये जरूर पता है कि इस ट्रायंगल के साथ मैं कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकते हैं बताएंगे आप मुझे, छोड़ता हूँ मैं आप लोगों पे, बताओ कैसे करो। क्लास 8 की एक प्रॉपर्टी लगाना है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑन द सर्कमफेरेंस और एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड या सेम सेगमेंट ऑन द सेंटर, वो सोच पा रहे हैं आप लोग। तो अगर ये Z2 Z3 वाली जो कॉर्ड है ना, ये सेंटर पर क्या सबटेंड करेगी, 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला डॉटेड एंगल जो बन रहा है, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 60 डिग्री। इज दैट ओके विद एवरीवन? अगर ये 60 डिग्री होगा ना, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल भी x होगा, बराबर होता है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। तो आप करके देख लो, 2x + 60 इज इक्वल टू 180। आपके पास x कितना आ जाएगा, 60, मतलब सारे एंगल, ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है इसको O बोल देते हैं, उसके सारे एंगल 60 60 आ गए। मतलब ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस ब्लू वाले ट्रायंगल में मैं इक्विलेटरल वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। क्या प्रॉपर्टी होती है? ये होती प्रॉपर्टी, तीनों का स्क्वायर का सम। तो तीनों का स्क्वायर का सम मतलब z2 का स्क्वायर का सम, मतलब ये वाला एक वर्टेक्स, और इसका स्क्वायर मतलब दूसरा वर्टेक्स का स्क्वायर, प्लस ये क्या लिखा, 1। दिस इज इक्वल टू, टेक प्रोडक्ट ले लो इनका 1 2 एट ए टाइम। तो 1 इंटू z2 प्लस z2 इंटू z3 प्लस z3 इंटू 1। ठीक है, ये अपने पास आ गया। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ऐसी ही होती है। ठीक है,
अब आप ध्यान से देखो, जो आपको वैल्यू निकालना है ना वो यहीं से आएगा। ये Z2 वाली चीज कॉमन लेना पड़ेगा, शायद Z3 वाला कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये Z2 और ये वाला Z2 इसको कॉमन ले लेंगे। आंसर सी आ रहा है, ठीक है। तो ये Z2, हाँ मेरा भी सी आया। ठीक है, बढ़िया। Z2 माइनस Z2 ये ले लिया मैंने एक तरफ, और Z3 माइनस Z3, ये वाला Z3 × 1 है ना, इसको एक तरफ ले लिया, और माइनस Z3 तो यहाँ पे पहले से ही है, और ये 1 स्क्वायर है प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। सबको LHS में बुला लिया बेसिकली। यहाँ से Z2 कॉमन ले लो, Z2 × Z2 माइनस 1 प्लस Z3 × Z3 माइनस 1 माइनस Z2 और ये 1 को उस तरफ पहुंचा दो, ये -1 आ जाएगा। इसी का तो वैल्यू निकालना था अपने को, देखो इसी का वैल्यू निकालना था, तो इसका वैल्यू -1 आ गया अपने पास। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन, बहुत छोटा, क्विक, और मैक्सिमम जनता इसमें गलत कर देगी, या तो अटेम्प्ट ही नहीं करेगी या तो छोड़ देगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल जो भी दिखे आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हमेशा आप सोचोगे कहीं ये इक्विलेटरल तो नहीं, और अगर ये इक्विलेटरल है तो अपन इसकी प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, लिखो यहाँ तक, थोड़ा स्पेस मैंने नीचे ज्यादा दे दिया। लिखा होगा आपने यहाँ तक, है ना। तो मेजर अपने जितने भी लोकसेस है वो सारे हो चुके हैं। ठीक, अच्छा, अब है ना आप लोगों को मैं देखो कितना परेशान करने वाला हूँ। ये देखो, सम मोर लोकाई, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला, सारा नहीं पढ़ाऊंगा आज, सिर्फ सर्कल पढ़ाऊंगा। एलिप्स और हाइपरबोला मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, एलिप्स और हाइपरबोला अगर मैं कल पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे ना। कोई बात नहीं, सर्कल अपन पढ़ेंगे। सर कितना सर्कल पढ़ाओगे, आप पहले ही 5 इक्वेशन पढ़ा चुके हो सर्कल का, एक सेमी सर्कल वाला, फिर 2 पॉइंट फॉर्म वाला, फिर 3 पॉइंट वाला, फिर 4 पॉइंट वाला। अब आपने फिर से एक और सर्कल लिख दिया, ये लास्ट है सर्कल का फॉर्म। सर्कल के टोटल 5 फॉर्म होते हैं, 4 मैं पढ़ा चुका हूँ, ये 5वां है, ठीक है, ये आखिरी है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, देखिए इसको अपन ढंग से कल ही पढ़ेंगे। मैं आपको बस ये, चलो एक काम करते हैं, आई टेक 5 more minutes, खत्म ही कर देता हूँ उसको। लिखिए यहाँ तक, अगर Z1 और Z2 टू फिक्स्ड पॉइंट है, और कोई पॉजिटिव k के लिए जो कि 1 भी नहीं है ना, और रियल नंबर है, उसके लिए ये इक्वेशन आती है, तो ये इक्वेशन हमेशा एक सर्कल होती है, ठीक है। सर थोड़ा देसी भाषा में समझाओ कि मजा आ जाए। देखो देसी भाषा में अगर आपको मजा लेना है तो ऐसा सोचो आप कि, समझो ये जो Z है और ये जो Z है, इसमें Z1 और Z2 दो फिक्स पॉइंट सब्ट्रैक्टेड है, मतलब कुछ ऐसा, Z-1 अपॉन Z- कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ले लिया और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेटेस्ट से मैंने आयोटा ले लिया, सिंपल। और इसका मॉडुलस, इसका होल मॉडुलस अगर कोई कांस्टेंट के बराबर है, इसका होल मॉडुलस कोई कांस्टेंट के बराबर है जो कि 1 नहीं है ना, 1 नहीं है, मतलब 2 ले लिया। तो ये जो इक्वेशन लिखी है अपने सामने, दिस इज ऑल्सो सर्कल। इसको अपन प्रूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये वाले एग्जाम्पल की मदद से इसको प्रूव कर दूंगा। सबसे पहले एक बात लिख लो कि K1 क्यों नहीं हो सकता है। अगर K1 हो गया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी। सोच कर देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन याद है? ओके, फॉर K is equal to 1 it will represent equation of perpendicular bisector and not circle. It will represent equation सर एक बार फिर से बताना स्टार्ट से प्लीज। of bisector, बता रहा हूँ, of the line segment joining AZ1 and BZ2, ठीक है। तो K का वैल्यू 1 हो गया अगर, तो आपके पास वो वाली इक्वेशन आ जाएगी,
दैट इज z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू z माइनस z2 का मॉड। अभी सुनो आप लोग, है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें कि सर ये क्या बोला आपने। ये इस टाइप की जो भी इक्वेशन होती है वो भी एक सर्कल होता है। मैं आपको फील कराना चाहता हूँ, मैं आप सबको फील कराना चाहता हूँ कि ये सर्कल होता है। लेकिन पहले आप देखो ये है क्या इक्वेशन। ये इक्वेशन लिखा है मॉड z माइनस z1 अपॉन मॉड z माइनस z2। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि ये ऊपर कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, नीचे कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है। ऐसा आप सोचोगे तो और उल्टा फंसोगे, और ये डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। अभी आप ऐसा मत सोचो, बस इतना सोचो कि इस शक्ल की कोई भी इक्वेशन जो होती है वो सर्कल होती है। मैं आपको एकदम फील करा दूंगा कि ये सर्कल होता है। देखो कैसे सर्कल होगा। ये वाली जो इक्वेशन है ना, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफ इट इज अ सर्कल और नॉट। ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ z। अब लोकस तो सर्कल आएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बता दिया कि ये वाली शक्ल और ये वाली शक्ल मैच कर रही है। इस शक्ल का जो भी होता है वो सर्कल ही होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ऊपर वाली चीज मैंने बताई है ना, इसको मैंने प्रूफ ही नहीं करा है अभी तक। मैं प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं वैसा प्रूफ करना ही नहीं चाहता हूँ। एकदम खिचड़ी प्रूफ है वो। एक z को x प्लस आयोटा वाई मानूंगा, इसको x1 प्लस आयोटा y1, इसको x2 प्लस आयोटा y2, फिर पूरा सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि देखो सर्कल आ गया। इससे अच्छा क्वेश्चन ही कर लो। z को आप क्या पुट कर लो, x प्लस आयोटा y। ठीक है, जस्ट पुट इट देयर, x प्लस आयोटा y माइनस 1 का मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स z माइनस आयोटा, मतलब x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा। ठीक है, ओके, अब सुनो मेरी बात। चलो इसको लिख लो, x माइनस 1 प्लस आयोटा y का मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस आयोटा y माइनस 1। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आरएचएस में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका भी मॉडुलस निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ओपन करना पड़ेगा अपने को। जब आप ओपन करोगे ना तो आपके सामने एक इक्वेशन आएगी, वो सर्कल की इक्वेशन होगी। देखो कैसे, मैं आपको अभी फील कराने वाला काम जो है वो अब करा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2x स्क्वायर, और यहाँ से सिर्फ आएगा 1x स्क्वायर, ओनली एक्स स्क्वायर मतलब। तो 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर आपको अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर देगा। मानते हो? गुड। 4 होगा ना वो, हमने स्क्वायर कर देंगे। ना 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 ना, मॉड स्क्वायर। मतलब रूट में होगा ना। अच्छा, यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। यहाँ पे अपन मॉड लेंगे। देखो यहाँ पे मॉड लेने से पहले मैं एक काम करता हूँ, अंडर रूट ले लेता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे स्क्वायर कर दूंगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अभी जो मैं पॉइंट प्रूव करना चाहता था वो अभी भी सेम रहेगा। यहाँ पे 4x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1x स्क्वायर आएगा। अल्टीमेटली कितना मिलेगा आपको, 3x स्क्वायर, और आपको 3y स्क्वायर भी मिलेगा। चेक कर लो, सोचो, यहाँ पे 4y स्क्वायर और y स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर आ रहा है। सर्कल में ही ऐसा होता है, बस एक्स वाई वाला टर्म ना आए, और वो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा एक्स वाई वाला टर्म। सोच के देखो, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, और यहाँ से भी नहीं आएगा। मतलब डेफिनेटली जो इक्वेशन आ रही है वो सर्कल है। ठीक है, बस यही प्रूफ करना था अपने को कि दिस इज अ सर्कल। अभी सर्कल तो ये हो गई होगा, आपके पास ऑप्शन है तो यू कैन डायरेक्टली टिक, लेकिन आपको जनरली सर्कल नहीं पूछेगा या लोकस नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि फाइंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। आपको बोल देगा कि ये सर्कल है एंड फाइंड इट सेंटर। तो आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है। करके देखते सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोल देते हैं, हार्डली मेरे को 120 सेकेंड्स लगेंगे, और फिर आपका लेक्चर में आज का खत्म कर दूंगा। और आपका डिफिकल्ट पार्ट जो है वो आज आज ही खत्म हो जाता है, मेमोराइजिंग वाला पार्ट। ठीक है, सो फाइनली अपने पास क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर विल बी 3x स्क्वायर। डायरेक्टली कर रहे हैं ना, 3y स्क्वायर, और बताओ क्या आएगा यहाँ पे यार, 4 कांस्टेंट है उसको भूल जाओ अभी,
यहाँ पे -2x है तो उधर जाके वो +2x बना होगा। यहाँ पे क्या लिखा, -8y, -8y, और यहाँ पे y का कोई टर्म ही नहीं है तो 8y माइनस का इधर ही रहेगा। चमक रहा है क्या? चलो 4 × 1 विल बी 4, और यहाँ पे ऑलरेडी एक 1 है तो 4 - 1 विल बी 3। ये इक्वेशन आ रही है। इस इक्वेशन को अपन सर्कल ही बोलेंगे। अच्छा, इसका सेंटर बताओ क्या है? -1,4, राइट? एकदम गलत। सर वो -3 होगा ना, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको? -3 होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, सही है। अरे मैंने सबको RHS फेंक दिया है, सबको, इस पूरे अच्छा। आइटम को RHS में फेंका है, और वो लिखने का तरीका थोड़ा आपको मैं कंफर्टेबल बनाना चाहूँ तो आई कैन राइट इट इन दिस वे। सर नहीं सर, ठीक है, समझ है गया। ना? तो ये आएगा आपका सेंटर। रेडियस बताइए क्या आएगा? g² + f² - c। अभी देखो g का अंडर रूट, ये g -g होता है, इसका स्क्वायर कर दो, और ये -f होता है, इसका स्क्वायर कर दो। हाँ, c कांस्टेंट क्या आएगा? विल इट बी 3 और 1? 1 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3/3 अपन 3 से डिवाइड करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपको, वो बता भी नहीं रहा हूँ कि 3 से मैंने क्यों डिवाइड करा है। अब आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो फिर कोई बात नहीं, है ना। तो g² + f² - c का अंडर रूट, दिस विल बी द रेडियस। ठीक है, कल अपन एलिप्स पढ़ेंगे और हाइपरबोला। एलिप्स हाइपरबोला बहुत इजी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना, बहुत इजी है, चिंता मत करो उसकी। 17/9 - 1, 17 - 9 विल बी 8, 8/9 का अंडर रूट। ठीक है, 8 का अंडर रूट आता है ये काली काली आंखें, और 9 का अंडर रूट आता है 3। तो फाइनली अपना जो रेडियस आ जाएगा दैट विल बी 2√2/3। मतलब आपको ये चीज मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू ही प्रूव कर दिया कि ये बेसिकली इट इज अ सर्कल, इट विल एवरी टाइम विल बी ए सर्कल, इट विल बी सर्कल एवरी टाइम, क्योंकि आपको हमेशा x² और y² का कोएफिशिएंट हमेशा सेम मिलेगा। ठीक है, चलो आगे का जो भी पोर्शन है वो अपन कल ही देखेंगे। आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो PDF डाउनलोड कर लेना। 2 क्वेश्चन आपको इसके नीचे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे अभी। ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन IIT के हैं, करके देखना, उनको कल अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो यार अभी रुको, अटेंडेंस का टाइम। अभी मैं अटेंडेंस में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाऊंगा, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि बच्चे जो है बहुत चालाक हो गए आजकल। यशराज नहीं है, विवेक नहीं है, विवेक है सॉरी, तेजस, स्नेहा, स्नेहा नहीं है ना अभी, ओके ठीक है। चलो वो नया स्टूडेंट है तो इसलिए अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट। सर हाँ एक PNC का रैंडम डाउट याद आया कि जो लेटर बॉक्सेस का क्वेश्चन होता है जिसमें लेटर्स डाले जाते हैं, उसके लिए हम बेगर्स मेथड नहीं लगा सकते ना, उसको अलाइक कंसिडर नहीं कर सकते ना? लेटर्स को अलाइक कर सकते हैं, क्योंकि यार फर्क नहीं पड़ता, उसमें डिपेंड करता है, लगा सकते हैं मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है, कॉइन्स लेकिन मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर। लगाया, आंसर मैच नहीं कर रहा था। अच्छा यार, वो है ना, डिपेंड करता है, उसमें मेंशन होगा क्वेश्चन में कि लेटर्स आर टू बी कंसिडर्ड अलाइक और नॉट। देखो हमने क्या सीखा था, ऑल मैन मेड थिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट, तो अपन इसको डिफरेंट ही मानेंगे, अवॉइड ही करेंगे। मतलब जनरली अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मैं अवॉइड करूंगा, फिर आप उसको नॉर्मल वो वाली मेथड से करो, लेने वाले की पावर में देने वाले, वैसे। ठीक है, अच्छा ठीक। है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे को बताओगे तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा कि कैसे करना है, क्योंकि उसमें फिर लेने वाले की पावर में देने वाले में क्या होना चाहिए ना, कि थोड़ा सा गिवन चीजें अलग होती है। और बेगर वाले में जनरली क्या होता है कि आपको बोल देता है कि कोई भी लेटर बॉक्स खाली नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा लैंग्वेज हो तो फिर वो बेगर से कर दो। थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, नो डाउट, बट कर सकते हैं अपन, जैसा भी होगा। लेकिन लिखा था कि टोटल वेज ऑफ पोस्टिंग 3 letters and 4 letter boxes। हाँ, तो
ये वाला कर दो ना, लेने वाले की पावर में देने वाला, ये ज्यादा सही है, क्योंकि अपन लेटर्स को इसमें अलाइक नहीं मान सकते, है ना? अच्छा ठीक है। ठीक, चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट।